Before starting the lecture, I would like to clarify that यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं जो अलग अलग सोर्स से कंपाइल किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। मोस्टली ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एंड थैंक्स टू ऑल द सोर्सेज एंड लेट्स बिगिन। पहले आपको क्लियर कर दें, पहले आपको सजेस्ट कर दें कि आपको अपने पास में एक पेन पेपर रखना चाहिए और इम्पॉर्टेंट पार्ट को पॉइंट आउट करते हुए नोट डाउन करते रहना है। ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगा आपके सीटेट में अच्छे स्कोर के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। द पॉइंट इज़ कभी ना समाप्त होना। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं यह विचार किससे संबंधित है, मतलब कौन सा सिद्धांत है जो इस कंडीशन को वैलिडेट कर रहा है। अंतः संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत बोलता है कि विकास के सभी आयाम आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, राइट। और इस सिद्धांत में कहीं से कभी ना समाप्त होने जैसा कोई सेंस नहीं निकल रहा है। निरंतरता का सिद्धांत बोलता है कि विकास सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेके फ्रॉम बर्थ टू डेथ लगातार होता है, राइट। एकीकरण का सिद्धांत बोलता है कि विकास के दौरान सभी अंगों का विकास इंडिविजुअली होता है और उन सभी अंगों के विकास का बाद में जाके एकीकरण हो जाता है रिस्पेक्टिव टाइम पे, राइट। और अंतःक्रिया का सिद्धांत बोलता है कि विकास हेरेडिटी और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। सो द आंसर वुड बी, क्या होगा आंसर? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ही कहता है कि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, मतलब कभी समाप्त नहीं होती जब तक कि आदमी की मृत्यु ना हो जाए, राइट। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं, मतलब कोई भी दो इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे से भिन्न कैसे होता है, अंतर दोनों में कैसे आता है। विकास का क्रम, विकास का क्रम जो है ना ये सबके लिए एक जैसा होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं विकास के क्रम एकरूपता का सिद्धांत। मतलब सभी किसी एक प्रजाति विशेष में सभी का विकास लगभग सेम ही होता है, एक ही तरह का होता है, ठीक है। तो ये इसमें भिन्नता होगा नहीं। विकास की सामान्य क्षमता, विकास की सामान्य क्षमता जो जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट है ये सबके लिए इक्वल होगा, राइट। वृद्धि और विकास का सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत प्रत्येक मानव के लिए इक्वल होगा और इसलिए इसमें कहीं से भी भिन्नता नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? विकास की दर। ये बोलता है कि प्रत्येक दो आदमी के बीच में, किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है ना वो भिन्न भिन्न हो सकता है। एक टाइम पे भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग टाइम पे भिन्न भिन्न हो सकता है, दो आदमी के बीच भिन्न भिन्न हो सकता है। ओके, ऑलराइट। किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जानना महत्वपूर्ण क्यों है? ये टीचर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। एनसीएफ बोलता है कि पृथक नहीं करना है, हमको किसी स्टूडेंट को सेग्रीगेट नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, राइट। बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, इसीलिए हमको बच्चे का ग्रुप जो है ना वो किसी क्षमता के आधार पे बनाना नहीं चाहिए। शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सके, ठीक है, अगर पता रहेगा तो किसी के बारे में अगर पता हो तो उस पर हम थोड़ा अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं, नो इश्यू। बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा, राइट। ये भी ठीक है कि अगर हमको बच्चे के बारे में पता रहेगा तो हम उसके सीखने के लिए हम उसको उसके अनुसार अवसर अवेलेबल करवा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर मैथ में थोड़ा कमज़ोर है और इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है, दूसरा बच्चा मैथ में स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश में कमज़ोर है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैथ में स्ट्रॉन्ग बच्चे को अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, उसको सीखने का अलग तरीके से अवसर प्रदान कर सकते हैं, और इंग्लिश के बच्चों को अलग तरीके से सीखने के लिए ये कर सकते हैं, जो इंग्लिश में वीक है या स्ट्रॉन्ग है उसको अलग अलग तरीके से ये किया जा सकता है। इसे बाल विकास का लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनाने के लिए उसकी पब्लिसिटी की जा सकती है। सो इन दोनों ऑप्शन में प्रेफरेबल ये ऑप्शन है, ऑप्शन 3 राइट आंसर।
जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम हो, क्षमता कम है किसी क्षेत्र विशेष में, क्या होगा? मतलब किसी भी इंडिविजुअल क्षेत्र में, जैसे शारीरिक विकास हो जाए, संज्ञानात्मक विकास हो जाए, ठीक है, भाषा विकास हो जाए, इसमें कोई किसी एक में क्षमता कम है, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करेगा। करेगा प्रभावित? क्यों नहीं करेगा? कर सकता है प्रभावित। इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है कि विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं होगा तो उसका क्षमता कम हो जाएगा। विकास के सभी क्षेत्रों का प्रभाव पड़ता है, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत है। विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। विकास के सभी 5 आयाम, सभी 6 आयाम आपस में अंतः संबंधित होते हैं और सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या निगेटिव वे में हो, बट सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो किसी एक क्षमता में कम होना दूसरे क्षमता को प्रभावित करेगा। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक को सहायता करता है। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए? यह औचित्य स्थापित करने में, मतलब खुद को ये मतलब एक स्टैंडर्ड प्रूफ करने के लिए कि क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हम बच्चों के ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत को जानें, ठीक है। तो औचित्य स्थापित करना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में हर एक विद्यार्थी अलग अलग तरीके से सीखता है। अगर हमको बच्चे के वृद्धि और विकास का ज्ञान है तो हम उसको पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीका जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, नहीं, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को अगर पहचानना होगा तो हम उसके गांव समाज में जाके उसके बारे में ये रिकॉर्ड बना सकते हैं, दस्तावेज बना सकते हैं, जो अल्टीमेटली हमको उसके समाज संस्कृति के बारे में बता सकता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि, इसके लिए हम एफिडेविट ले सकते हैं, बच्चे के पिता का इनकम प्रूफ ले सकते हैं, जिसकी कोई स्कूल को आवश्यकता है नहीं। तो आर्थिक पृष्ठभूमि नॉट ए मैटर, राइट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संबोधित करने के लिए। एक विद्यार्थी कैसे सीखता है? क्रियात्मक रूप से सीखता है, श्रव्यात्मक रूप से सीखता है, किस तरह से सीखता है, दृश्यात्मक रूप से सीखता है। एक तो ये पता होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस पता होगा। अगर हम वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को जानते हैं तो बच्चे को हम अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। विशिष्ट होता है, इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। नहीं, पाठ्यचर्या तो संभव है, तभी तो पाठ्यचर्या चल रहा है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं है, राइट। और एजुकेशन में एक टीचर के कैपेसिटी के अंदर और एक बच्चे के कैपेसिटी के अंदर ही सभी चीज़ों को माना जाता है। जब भी कोई दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, राइट, ये ठीक है। शिक्षार्थियों में कोई समान विशेषता नहीं होती है, ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य समान हो सकते हैं, संभावना है, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। शिक्षार्थियों में कोई समान विशेषता नहीं होती है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। कुछ विशेषताएं समान हो सकती हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका मतलब है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभा में एक समान नहीं होते, राइट। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मीन्स इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? बिकॉज इसमें सिद्धांतों को तो शामिल किया ही गया है, बट एक पॉइंट आ गया है जो दर्शा रहा है नहीं है। इसका मतलब है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे आपको केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि अक्सर आंसर पहला ही देख के लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं। सामान्य से विशिष्ट होता है, ऐसा विकास होता है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है वापस आना, रिवर्स करना। तो विकास को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। निरंतरता का सिद्धांत है। अनुक्रमिकता का सिद्धांत है। एक चीज दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, राइट। तो प्रतिवर्ती जैसा कुछ भी नहीं होता है। विकास कभी भी रिवर्स नहीं होता है। एक बार जो विकास हो गया ना, वो विकास आगे फिर बढ़ता है। विकास कभी पीछे नहीं आता है, ठीक है। रिवर्स मतलब इट मीन्स कि रिवर्स नहीं किया जा सकता है। आप जब भी पीछे आएंगे ना, आप कुछ ना कुछ जान रहे होंगे, मतलब पूरी तरह से ब्लैंक नहीं होंगे। इट मीन्स कि जब आप पहला बार 5वां में गए होंगे तो मे भी 5वां का सिलेबस आपको बिल्कुल भी नहीं पता हो,
लेकिन फिर से आप 5 साल 10 साल 20 साल के बाद जब वापस 5वां के सिलेबस के लिए आइएगा तो आपको 5वें के सिलेबस के बारे में बहुत कुछ पता होगा, भले सारी बातें आपको याद ना हो। तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, एकदम एग्जैक्ट वही सिचुएशन में वापस से नहीं आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इट इज़ मोर इजी, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा, बाकी 3 ऑप्शन नहीं होंगे। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ठीक है, नहीं होती समान। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। विकास रेखीय नहीं होता है, विकास स्पाइरल होता है, ठीक है, स्पाइरल होता है, सर्पिल आकृति का होता है, राइट। तो विकास रेखीय नहीं होती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं, होती हैं अंतर संबंधित। कहीं पे अगर इफेक्ट आए ना तो बाकी चीज़ों को भी प्रभावित करता है। तो विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतर संबंधित होती है। वृद्धि और विकास के दौरान जितनी भी तरह की प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेसेस होते हैं, वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, राइट। सो इसका आंसर होगा कि विकास की दर एक समान नहीं होता है, मतलब कोई भी 2 आदमी इक्वली रेट से नहीं बढ़ता है, इक्वल दर से नहीं बढ़ता है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्न में से किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकता है? संकल्पना की व्यवस्थित स्वरूप। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ठीक है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होता है, ठीक है। विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ये दिखाता है क्रमिकता को, राइट। तो विकास सापेक्षिक रूप से क्रमिक होता है, एक के बाद दूसरा होता है, ऑलराइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर।